15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के जो हमने देशव्यापी अभियान छेड़ा है, इसका मकसद ये है कि पब्लिक को ये बताना है कि जो नॉन इश्यूज़ में पढ़कर उनके जो असल इश्यूज़ हैं उनके हाथ से जा रहे हैं। यानी उमर अगर मुसलमान नहीं होता तो शायद इतनी परेशानी उसको नहीं झेलनी पड़ती। अब आप जानते हैं कि उमर और कन्हैया दोनों एक ही जगह से निकले थे। आज कन्हैया कहाँ है, उमर कहाँ है, आप जानते हैं। अगर सरकार ताकत का इस्तेमाल करना चाहे, गलत तरीका इस्तेमाल करें, कानून को अपने हिसाब से मोड़ना चाहे, तो बहरहाल हम कानून के रास्ते से उसको डिफीट दें। पहली बात तो ये है कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है इस देश में, अगर सब के सब मुसलमान भी इस्लामी राष्ट्र की बात करें तो इस्लामी राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं जो कही जा रही हैं। उसमें से एक वाक्य ला के पेश किया। हमने पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया, क्या आपने वहाँ जाकर लिया पुलिस ने? उनका नहीं, हमने रिपब्लिक टीवी से लिया। हमने रिपब्लिक टीवी से पूछा कि आपने कहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा हमने अमित मालवीय के ट्वीट से लिया है। अब आप सोचिए, अमित मालवीय बीजेपी IT सेल से वो एक वाक्य उठाया। भारत में राजनीति की जड़ें गहरी है। मेरे साथ उमर के फादर हैं। सोचिए, बेटा जेल में है, बेटे के साथ पूरी दुनिया की सहानुभूति है, लेकिन उमर के फादर जो हैं वो डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं और भारत में जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इनकी पार्टी का नाम है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। पत्रकार भी रहे हैं। पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं कि आपकी पार्टी क्या आगे रोड मैप है आप लोगों का? देखिए, ये जो 15 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के जो हमने देशव्यापी अभियान छेड़ा है, इसका मकसद ये है कि पब्लिक को ये बताना है कि जो नॉन इश्यूज़ में पढ़कर उनके जो असल इश्यूज़ हैं उनके हाथ से जा रहे हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लोगों का घर का बजट बुरी तरह लड़खड़ा गया है, लोगों को ये डर है कि कल और क्या हालात होंगे, तो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खाने पीने की ज़रूरियात के बारे में सोच रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो मार्केट बैठ गया है नीचे में। फिर इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, यानी कोविड में जो ख़त्म हुआ, माइग्रेंट वर्कर जो वापस लौटे, फिर उसके बाद जो छोटी छोटी घरेलू सनतें थी वो ख़त्म हो गई, तो रोज़गार उससे भी ख़त्म हो गए। तो रोज़गार का दर जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारा। अभी इस वक्त ये बताया गया कि 7.3% है, लेकिन ये 8 पॉइंट से भी आगे बढ़ सकता है। इसी तरह ये कहा गया कि अर्बन में भी और रूरल में भी दोनों जगह बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो हमारा कहना ये है कि जब तक हम पब्लिक को जाके ये समझाएंगे नहीं कि भाई ये असल सवाल है जिसमें आपको मैदान में आना चाहिए, हम समझते हैं कि जब तक पब्लिक मैदान में नहीं आएगी उस वक्त तक सरकार नहीं सुनेगी। ये गूंगी बहरी सरकार है, इससे आम आदमी की समस्या से कोई मतलब नहीं है। वो एक दूसरे फ्रेम में लोगों को रखना चाहती है। आप कहाँ से लाएंगे? उनके पास जो हथियार है, टेलीविज़न और अखबार, जिस पर वो हिंदू मुस्लिम के डिबेट करते हैं, उसमें उनके पार्टी के लोग हिंदू मुद्दा उठाते हैं, मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम मुद्दा उठाते हैं। देश फंस गया है हिंदू मुस्लिम में। ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उनके। इसको कैसे आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे समझा पाएंगे कि आपका असल मुद्दा क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा मानना ये है कि एक अच्छी बात आज के दौर में ये है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव मीडिया है। एक मीडिया तो हमारा अपना भी है, हमारे अपना चैनल है, हमारे पास जो है फेसबुक लाइव है, हमारे पास और भी चीज़ें हैं, लेकिन एक मीडिया है जो आप लोगों का मीडिया है। आप भी जो है एक बड़ी यानी उससे जुड़े हुए हैं। छोटी मोटी आपकी रीच नहीं है, आपकी रीच भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा कहना ये है कि ऑल्टरनेटिव मीडिया की रीच हमारे देश में अब तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई करे। अभी देखिए, राणा के ऊपर एक केस दर्ज हो गया है, हम जैसे लोगों की जांचें चल रही है। सरकार किसी भी समय उमर की तरह किसी को भी जेल में उठा के बंद कर दे रही है, लेकिन समाज खड़ा नहीं हो रहा है। देखिए, ये बात आपकी सही है। मोहम्मद ज़ुबैर को भी अंदर किया गया, अभी सिद्दीक कप्पन को बड़ी मुश्किल से बेल मिल पाई। ये सब बातें अपनी जगह पे सही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आज की तारीख में कुछ जर्नलिस्ट, कुछ हमारे पत्रकार बंधु, हमारी पत्रकार बहनें फिर भी डटी हुई है मैदान के अंदर, वो काम कर रही है। इलियास साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोगों के दर्द से परेशान हैं, देश आपके दर्द के बारे में जानना चाहता है। JNU में आपका बेटा पढ़ता था, इतना बढ़िया फ्यूचर था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, क्या लगता है इसी की सज़ा दी जा रही है उनको? देखिए, उमर खालिद और उनके जितने दोस्त आज जेल में बंद हैं, बुनियादी तौर पे उनका एक ही जुर्म है। वो जुर्म ये है कि उन्होंने CAA NRC के अंदर एक तहरीक चलाई थी और ये बताने की कोशिश की थी कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर, हमारा जो संविधान है उसके अंदर आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं बना सकते।
और उसके बाद उमर की तो आप जानते हैं कि जेएनयू के बाद से ही उसकी लाइफ पूरी तरह से दलितों के, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज़ की और तमाम लोगों की समस्याओं को लेकर वो हमेशा जंतर मंतर के ऊपर हुआ करता था। लेकिन ये समझना कि वो आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने साल के लिए आप बंद कर दें जेल के अंदर, तो वो बैठ जाएगा, खामोश हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आज भी हमारी उमर से बात होती है, हर हफ्ते हमारा उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन वो परेशान नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम जब भी मैदान में हम फिर सवाल लेके खड़े होंगे। तो मेरा कहना है कि ऐसे लोग जब हमारे देश में ऐसे नौजवान खड़े हो जाएंगे, तो हमें उम्मीद यही है कि ये बहुत दिन तक के आप इन आवाज़ों को दबा नहीं सकते। इलियास जी, आप एक पिता के तौर पे देश को क्या कहेंगे जिनके बच्चे इस तरह के मूवमेंट में हैं और जिनके बच्चे जेल में हैं, जिनके बच्चों की धमकियाँ दी जाती है? कहाँ से आप इतनी हिम्मत लाते हैं और उमर की माँ क्या सोचती हैं? देखिए, उमर की माँ भी इसी विचारधारा की है। हमारी पूरी लाइफ इसी तरह गुजरी है कि पब्लिक के इश्यूज़ को लेकर हम मैदान में रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे बेटे ने भी उसी रास्ते को अपनाया। उसके सामने भी कैरियर था, जेएनयू से उसने पीएचडी की है, उसको वहाँ से दुनिया के कहीं भी जाकर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते थे। उसको 2 जगह से ऑफ़र भी आया था, लेकिन उसने पासपोर्ट नहीं बनाया। उसने कहा नहीं, मैं यहीं रहूँगा अपने देश में। जब वो जेएनयू का इशू चल रहा मैं इसी देश में रहूँगा, इसी देश में रहूँगा, यहीं के लोगों की समस्याओं के लिए काम करूँगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब वो जेएनयू से उस पर सेडिशन का केस चला था और कुछ दिन के लिए बाहर था, तो पूरा मीडिया ये आवाज़ बना रहा था कि वो पाकिस्तान गया, वो बांग्लादेश गया, वो बाहर की आतंकवादी संस्थाओं से उसके ताल्लुकात हैं। तो मैंने पूछा कि भाई, जिस आदमी के पास पासपोर्ट ही नहीं है, वो कैसा बाहर जाएगा? तो ये आप झूठ बात क्यों फैला रहे हैं? जिस आदमी ने ये पासपोर्ट ये कह के नहीं बनाया कि मुझे नहीं जाना है बाहर, तो मेरा कहना ये है कि देखिए, उमर खालिद ने तो अपने लिए एक रास्ता तलाश कर लिया। अब उसमें जो भी समस्या आएंगी, जो प्रॉब्लम आएगी, उसको झेलने के लिए तैयार। मैं आपको कमज़ोर नहीं साबित करना चाहता हूँ, बट कैसे कितनी बदल गई है ज़िंदगी। एक बेटा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो जेल में है। एक माँ बाप के तौर पे उन तमाम लोगों को बताइए कि आप क्या सलाह देंगे? हम जैसे तमाम लोगों को समझाया जाता है, माँ बाप समझाते हैं कि इस तरह के आंदोलन में मत जाओ, सरकार से सवाल मत पूछो, आप मार दिए जाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे। आप तो खैर विक्टिम हैं। क्या कहेंगे उन तमाम माँ बाप को कि डेमोक्रेसी, संविधान के लिए सब करना पड़ेगा? देखिए, हमने अभी चंद दिन पहले पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर में एक पीपल्स ट्रिब्यूनल किया था इंटरनेशनल लॉ सोसाइटी में, और उसमें भी हमने उन तमाम प्रभावित लोगों को बुलाया था, चाहे सिद्दीक कप्पन के लोग हों, चाहे हनी बाबू के लोग थे, चाहे प्रोफेसर साई बाबा के वाइफ थी, सबको बुलाया था। और सबको ये बात कही थी कि आपके जो लोग जेल में बंद हैं, वो एक बड़े कॉज के लिए खड़े हुए हैं, आप धीरज रखिए, हिम्मत रखिए, वो बाहर आएंगे। हम देखिए, हमारा कहना यही है। देखिए, हमारा बेटा जेल में बंद है, जाहिर बात है कि बेटा 2 साल से जेल में बंद है, और अगर बाहर होता तो बहुत सारे काम करता। लेकिन हमने कभी भी उससे हम यानी मायूस नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, पीछे नहीं हटेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और हम सब लोगों से ये कह रहे हैं कि ये अगर बड़ा कॉज के लिए आप खड़े हुए हैं, देश के अंदर अगर आप लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं, जो आम आदमी की समस्याओं के लिए आप खड़े हुए हैं, तो आपको आजमाइशें आएंगी, परेशानी आएंगी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। भाग जाएंगे अगर आप मैदान छोड़ के, तो फिर दुनिया के आम आदमी की बात कौन करेगा? आपको लगता है इलियास साहब कि अगर उमर मुसलमान नहीं होता तो हालात और दूसरे तरीके के होते? ये बात अपनी जगह सही है। यानी उमर अगर मुसलमान नहीं होता तो शायद इतनी परेशानी उसको नहीं झेलनी पड़ती। अब आप जानते हैं कि उमर और कन्हैया दोनों एक ही जगह से निकले थे। आज कन्हैया कहाँ है, उमर कहाँ है, आप जानते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में हम हिंदू मुस्लिम के सवाल पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारा मानना ये है कि उमर खालिद ने मुसलमानों, सच्चाई तो है ना कि हाल के दिनों में मुस्लिम होना, जैसे दलित होना गुनाह है, पिछड़ा होना गुनाह है, आदिवासी होना गुनाह है, कोई आपको रौंद के चला जाएगा, सिस्टम में आप नहीं हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक यहाँ लोगों की जाति की एक आइडेंटिटी है, धर्म की आइडेंटिटी है। मुसलमानों की वही दुर्दशा हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि दलितों को दबाया गया, सदियों तक दबाया गया, लेकिन आज दलित कौम खड़ी है मैदान में, राजनीतिक पार्टी बनाई है, लड़ रही है अपने। आदिवासी खड़े हुए हैं, ओबीसीज को आप देखा होगा, हर ओबीसी की एक पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा कहना है कि जिन हालात से मुस्लिम कौम गुजर रही है, वो उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो अप्रोच है, वो सब चेंज होगी, और वो भी ये समझेंगे अगर इस देश में रहना है तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या रिस्पांस कैसा मिल रहा है? आपका समाज आपके साथ है? कैसा रिस्पांस कर रहा है? वो लगता है कि इलियास
इलियास साहब समाज के लिए काम कर रहे हैं, पत्रकार रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बेटा जेल में है। वो कोई हीरा चोरी करके नहीं जेल में है, वो कोई हीरा चोरी करके विदेश नहीं भाग गया है, वो सोशल कॉज के लिए एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। आपका समाज, आपके समाज का इंटेलेक्चुअल कम से कम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? देखिए, मुझे रिस्पांस जैसा हमने सोचा था अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन हमारा मानना ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ओवरनाइट नहीं पॉपुलर हो जाती है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हम उस मेहनत के लिए तैयार हैं। हम लोकल बॉडी से शुरुआत कर चुके हैं। हमने केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान में और आपके महाराष्ट्र में और बंगाल में बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रहा है हमको। लेकिन हमको मालूम है कि भाई राजनीतिक जो है बाहर से जितनी अच्छी नज़र आती है उतनी मुश्किल काम है। हमारी राजनीति में लाग लपेट धोखाबाजी कुछ नहीं होती। हम तो बहुत वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो हमें मालूम है कि इस रास्ते में कुछ वक्त दूर लगेगा, लेकिन हमें कामयाबी मिलेगी, हमको मालूम है। सरकार की नज़र भी है, सोशल संगठन, आप मदरसा हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, मुसलमानों की लीडरशिप हो, तमाम लोग स्क्रूटनी किया जा रहा है। आज राणा के ऊपर कंप्लेन हुआ है, PFI बैन हुआ है, अभी सब कुछ साबित होना है, लेकिन पॉलिटिकल तो हैरेसमेंट हो रहा है। इसको लेकर आप कितना मेंटली प्रिपेयर हैं? हम लोग तैयार हैं। हमारा मानना ये है कि अगर सरकार ताकत का इस्तेमाल करना चाहे, गलत तरीका इस्तेमाल चाहे, कानून को अपने हिसाब से मोड़ना चाहे, तो बहरहाल हम कानून के रास्ते से उसको डिफीट देंगे। इलियास साहब, आप उन लक्की लोगों में से हैं। इस देश में अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो SC ST OBC के मुकाबले मुस्लिम समाज के ज़्यादा पत्रकार हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। क्या लगता है, वो लोग नौकरी की मजबूरी है या सचमुच वो लोग दबाव में हैं, या वो लोग जैसे हम लोग अपने कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं, मार्टिन लूथर भी अपनी कम्युनिटी के लिए बात कर रहे थे, मंडेला भी कर रहे थे, अम्बेडकर भी कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं छुपाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं ऑपरेट सोसाइटी से हूँ, ऑपरेट सोसाइटी की बात करूँगा। क्या मुस्लिम समाज के जो हाईली इंटेलेक्चुअल और पत्रकार हैं, वो लगता है दबाव में है, वो अपने कम्युनिटी को उन्होंने छोड़ दिया है इस तरह के हालात, मजलूम हालात में? मेरा मानना ये है कि बहरहाल उनके अंदर से भी लोग खड़े हो रहे हैं। कुछ वक्त लगेगा। देखिए, असल में कोई भी परसिक्यूटेड कम्युनिटी होती है, उसको उभरने में, खड़े होने में कुछ वक्त लगता है। दलितों को बहुत वक्त लगा, आदिवासियों को बहुत वक्त लगा इस जगह तक आने में। मुसलमानों को मैं ये महसूस करता हूँ कि कांग्रेस के दौर तक के भी लेकिन मुसलमानों के पास तो इदारे थी, तमाम संसाधन हैं, तमाम सहूलियात हैं, उसके बाद भी वो कम्युनिटी जिसकी आबादी 20% है, वो कैसे एकाएक अपने आप को कम बैक कर लेता है? नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि इदारे, संस्थाएं, ये सब चीज़ नहीं होती जब तक कि आपके अंदर लड़ने की, स्ट्रगल करने की ताकत ना हो, सलाहियत ना हो, तो आपके पास इदारे सब बैठ जाते हैं। इसलिए हमारा मानना ये कि इस टर्मलाइज से मुसलमान गुजर रहा है, उससे बहुत कुछ सीखने का उसे मौका मिलेगा, और जब वो इससे उभर कर मैदान में आएगा तो फिर आपको फिर ये शिकायत नहीं हुई कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मैदान में। एक मेरा सवाल है, आपकी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, मैं व्यक्तिगत भी हो रहा हूँ। मेरा 90% मुस्लिम्स जो हैं इस देश में वो OBC कम्युनिटी में आते हैं। सही है। जो उनके हक अधिकार का मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है, इसको लेकर किसी भी पॉलिटिकल मुस्लिम तंजीम, मुस्लिम इदारे या मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी इंटेलेक्चुअल ने बात ही नहीं करते हैं। वो अब इस CNRC के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगी। क्या लगता है ये एक बड़ी कमजोरी है, या सचमुच जो अशरफ मुसलमान हैं, जो मुसलमानों में जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो 90% शोषित वंचित मुसलमानों के आरक्षण से उसी तरह का नफरत करते हैं जैसे सवर्ण समाज के लोग SC ST OBC के रिजर्वेशन से नफरत करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि केरला में 12% रिजर्वेशन है मुसलमानों का, इसी OBC के तहत में है। पूरे देश में, बिहार में 27% नहीं, 4% नहीं, मैं कह रहा हूँ 27% तो OBC का रिजर्वेशन है ना, उसमें 27% में से 12% केरला में मिलता है मुसलमानों को, 4% कर्नाटक में मिलता है, 4% आंध्र प्रदेश में मिलता है। अभी चंद दिन पहले जब ये सरकार थी, पिछली सरकार थी, उसने 5% रिजर्वेशन दिया था मुसलमानों को। तो मेरा कहना ये कि इसके लिए तो मूवमेंट चली है ना, बगैर मूवमेंट का नहीं हुआ है। ये मूवमेंट तो हर जगह चल रही है, बिहार में भी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। लेकिन असल में होता क्या है मालूम आपको? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो आप पर आ जाती हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे हिजाब का मसला खड़ा कर दिया गया, मदरसों का मसला खड़ा कर दिया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने लगी। तो मुसलमानों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो है उसका धर्म है, उसकी आइडेंटिटी है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, लगता है ये लड़ाई का तरीका ठीक रहेगा? आप इनसे लड़ पाएंगे धार्मिक आइडेंटिटी लेकर? नहीं, हम धार्मिक आइडेंटिटी, मैं देखिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ आपकी, हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है, सबके बारे में बात करती है।
हमारे मुद्दे भी सबके होते हैं। आप तो मीडिया वाला कह देगा ना कि मुसलमानों की पार्टी है, मीडिया वाला तो यहाँ ये दलित की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, मीडिया वाला और कांग्रेस बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। नहीं, मीडिया चाहे कुछ भी कहे, हमारे मुद्दे क्या हैं, हम किस चीज़ को लेकर मैदान में चले हैं, ये डिपेंड करता है ना। हमने आज महंगाई की बात की, हमने आज बेरोजगारी की बात की, हमने कोई मुस्लिम इशू नहीं उठाया, हमने सब कॉमन आदमी का सवाल खड़ा किया। आप एक मुस्लिम के तौर पे आपसे हमेशा सर्टिफिकेट मांगा जाता है राष्ट्रवाद का। क्या लगता है आप लोग कि आपका बेटा जेल में है, आप कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे एट एनी कॉस्ट? बिल्कुल लड़ेंगे जनाब। देखिए, हमारे देश की जो विशेषता है कि ये एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम इसको बाकी रखने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हमको धकेलने की चाहे किसी भी तरह की कोशिश हो, चाहे मुसलमानों के नाम पे हो या किसी के नाम पे हो, हम अपने ये इस्लामिक राष्ट्र का जो एक हवा दिखाया जा रहा है, नहीं, बेकार बात है। इस तरह कोई बात कहीं भी नहीं है। ना पीएफआई ने कभी इस्लामी राष्ट्र की बात कही, ना किसी और ने बात की कि हम इस मुल्क को इस्लामी राष्ट्र बनाने वाले हैं। ये तो ये दिन भर वही अफवाह फैला रहे जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। नहीं, सवाल ये पैदा, तो जो हिंदू राष्ट्र चाहते हो उसकी परिभाषा नहीं कर पा रहे हैं अब तक। हिंदू राष्ट्र से क्या मुराद है, उनको मालूम ही नहीं हिंदू राष्ट्र। वो तो मैं कह रहा हूँ नहीं होगा हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू ये भारत एक सेकुलर देश ही लेकिन रहेगा। लेकिन लेकिन मुसलमानों की तरफ उंगली करवाया जाता है कि मुसलमान चूंकि चाह रहा है इस्लामिक राष्ट्र, इसलिए तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी को कहा जा रहा है कि तुम हिंदू राष्ट्र मांगो। देखिए, ये एक पॉलिटिकल इशू है। हाँ, मान लिया मैंने, लेकिन पहली बात तो ये है कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है इस देश में, अगर सब के सब मुसलमान भी इस्लामी राष्ट्र की बात करें तो इस्लामी राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं जो कही जा रही हैं। ये एक मैं सवाल करूंगा, भारत एक जाति प्रधान देश है, मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से मेरी बड़ी आपत्ति है, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स को नहीं समझते। उनको लगता है भारत में मुसलमान है, हिंदू है, सिख है या क्रिश्चियन है, जबकि भारत में जो क्लासिफिकेशन है कम्युनिटी का, वो SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर है। कोई माइनॉरिटी है, कोई जनरल है, कोई SC ST OBC है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रिलीजियस टेम्परामेंट पर कोई कानून ही नहीं बना है। ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है, ये मुस्लिम समाज कितना समझ पाए हैं? नहीं, देखिए, असल में मुस्लिम समाज उसको कई तरह से देखता है। मुस्लिम समाज की एक आइडेंटिटी वो है जो वो समझता है कि हमारा मज़हब है, दीन है। ये आइडेंटिटी उसके लिए सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी वो भी है कि वो बैकवर्ड है, वो दलित है, वो जो है OBC बिलोंग करता है, वो उसकी वो आइडेंटिटी भी है और उसकी लड़ाई भी वो लड़ रहा है और उसकी संस्थाएं भी उनके पास मौजूद हैं। अभी रिसेंटली मुशावरत एक संस्था है मुसलमानों की, अपेक्स बॉडी है, उसने अपनी संस्था के अंदर उनके लिए आरक्षण रखा OBCs के लिए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है। एक आखिरी सवाल बताइए, पारिवारिक सवाल है आपका कि देश जानना चाहता होगा उम्र को लेकर क्या अपडेट है, और लीगल तरीके से आप लोग को कोई मदद चाहिए देश से, क्या समस्या आ रही है, क्या आप लोग लड़ पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे हैं? देखिए, उमर का केस जो है, आप जानते हैं कि उमर पे 2 FIR हैं। FIR एक 59 है और एक FIR 101 है। FIR 101 में उमर को बेल मिल गई है, लेकिन FIR 59 में जिसमें और सारे लोग हैं, वो उसमें UAPA लगा हुआ है। 1.5 साल तक के लोअर कोर्ट में बहस चली और उसने रिजेक्ट कर दिया बेल एप्लीकेशन। 5 महीने से 4 महीने तक हाई कोर्ट में बेल चली और उसने फैसला रिजर्व कर दिया है। फैसला रिजर्व हुआ, फैसला नहीं आया है। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट उमर को बेल देगा। उमर पे जो चार्जेस लगाए गए उनमें कोई दम नहीं है, आप उठाकर देख लीजिए। उसमें 17,000 पेज की चार्जशीट है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, लेकिन उमर के नाम पर एक वाक्य उन्होंने दिया है एविडेंस के तौर पर, और वो वाक्य भी उन्होंने कहाँ से लिया है? भीमा कोरेगांव? नहीं, भीमा कोरेगांव नहीं। उनकी एक स्पीच है जो वेलफेयर पार्टी के प्रोग्राम में अमरावती महाराष्ट्र में दी गई थी। ये ही आप ही की पार्टी में? हमारी पार्टी में। और उसमें उन्होंने एक 20 मिनट की तकरीर की थी, उसमें से एक वाक्य ला के पेश किया। हमने पूछा कि आपने ये कहाँ से लिया, क्या आपने वहाँ जाकर लिया पुलिस ने? उनका नहीं, हमने रिपब्लिक टीवी से लिया। हमने रिपब्लिक टीवी से पूछा कि आपने कहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा हमने अमित मालविया के ट्वीट से लिया है। अब आप सोचिए, अमित मालविया BJP IT सेल से वो एक वाक्य उठाया। हमने पूरी क्या है उस वीडियो में उतना जो सबूत के तौर पे? उस वीडियो में यह है कि हम अगर नफरत पैदा की जाएगी तो हम मोहब्बत पैदा दे लेंगे, बस। हम नहीं, अगर हम पर हमला होगा तो हम मारेंगे तो हम फूल देंगे, हमको जेल में डालेंगे तो हम भारत माता यानी हम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हुए जेल चले जाएंगे। और उसमें ये कहा कि अगर ट्रंप आते हैं तो हम उस मौके पर उनके सामने बात रखेंगे हमारा देश की। मैं बिल्कुल कहूँगा, ये उमर खालिद के पिता भी हैं, इनकी भी एक आइडेंटिटी है, और इनका बेटा एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। इस देश में आप माने न माने लंबे समय तक होता रहा है, जब तक कांग्रेस की सरकारें थी
इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को, माइनॉरिटी तो छोड़ दीजिए, उस समय शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती, तमाम जो पॉलिटिकल बहुजन समाज के नेता थे उनको जेल में डाला गया, उन पर आरोप लगाए गए। मीडिया उनको चोर बेईमान भ्रष्ट घोषित करता था। जब से बीजेपी आई है तब से ये लोग थोड़ा कम टारगेट पर हैं, चूँकि हिंदू फोल्ड में आते हैं। मुसलमान इसी तरह के टारगेट पर आ गया है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी, उसके नेता। और ये बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखा गया है कि भारत में 90% मामलों में मुसलमान कोर्ट से बेदाग बरी हुआ है, 10% मामलों में ही उसका जो है वो सज़ा हुई है। लेकिन इस देश का टीवी और अखबार जो है वो आरोपी बनते ही उसको दोषी साबित करता है। इलियास साहब उमर के पिता भी हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है, लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, और ऐसे लोग भी हैं। और ये दर्द जो है वो वही समझ सकता है जो इस कम्युनिटी से हो, जिसने इस दर्द को झेला हो। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इस देश में आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो बिना खीरा चोरी किए हुए जेल जा सकते हैं, और वो लोग कौन हैं जो हीरा चोरी करके इस देश से फरार हैं और ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। समझना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में जिनका संसाधनों पर कब्जा है, मीडिया, TV, अखबार, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो इन तमाम लोगों से नफरत करते हैं, दोयम दर्जे का नागरिक साबित करते हैं। लेकिन इस देश की संविधान और डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखिए कि तमाम तकलीफ़ों के बाद ऐसे लोग हैं जो संविधान में, डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं, और उनको लगता है कि इसी रास्ते पर हमें एक दिन न्याय मिलेगा। अब आपको तय करना है कि कौन लोग हैं इस देश में जो संविधान के खिलाफ हैं, जो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं, और वो कौन लोग हैं जिनका बेटा भले जेल में हो, उसके बाद भी उनको लगता है कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी है, और वो आज भी आपके अधिकार, बेरोज़गारी, हक अधिकार की बात कर रहे हैं। शुक्रिया इलियास साहब हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस देश में मैल्कम ने कहा है कि TV अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे, और इस देश का बहुजन समाज फिलहाल उसी दंश को झेल रहा है। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि आपको तमाम कम्युनिटी, तमाम तबकों की बात आप तक पहुँचाई जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।